आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं दिल्ली मेट्रो। मैं हूं अबू हुरैरा। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। नेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी। 2 मरहलों में होगा इम्तिहान। कन्हैया कुमार की अबूरी जमानत के खिलाफ अर्जी पर हुई समाअत। जेएनयू की कार्रवाई के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे कन्हैया उमर और अनिर्बान। दिल्ली की सड़कों पर चल रही हैं बदले हुए नंबर प्लेट की गाड़ियां। ऑड इवन से बचने के लिए बदले जा रहे हैं नंबर प्लेट। एक ड्राइवर का सनसनीखेज इंकशाफ। ईटीवी की खबर का असर। मौलाना आजाद फाउंडेशन की स्कॉलरशिप मिली तालिबात को। ईटीवी की काविशों को लोगों ने सराहा। उर्दू को मुसलमानों की जबान कहना इंतहाई गलत। मारूफ अदीब डॉक्टर नरेश का बयान। कहा, ऐसी बातें करने वालों को तहजीब की जानकारी नहीं। दिल्ली में उर्दू के साथ हो रही है नाइंसाफी। चंद स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे मजमून पढ़ने के लिए किया जा रहा है मजबूर। महकमा तालीम के अफसर से की गई शिकायत। और दिल्ली वक्फ बोर्ड ने लॉन्च की बाज़ाब्ता अपनी वेबसाइट। तमाम तफसीलात वेबसाइट पर रहेंगी मौजूद। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने की ईटीवी से बातचीत। तो चलिए दिल्ली मेट्रो की अब तफसीलात देखते हैं। और सबसे पहले ईटीवी की खबर के असर की हम बात करेंगे। ईटीवी मुसलसल ये कोशिश करता रहा है कि आम लोगों से जुड़े हुए मसाइल को हुकूमत के सामने रखे। खासतौर पर अधूरे ख्वाब प्रोग्राम के जरिए ईटीवी अकलियतों से जुड़े मसाइल पर हुकूमत से जवाब मांगता रहा है। गुज़िश्ता दिनों अधूरे ख्वाब के जरिए ईटीवी ने मौलाना आजाद फाउंडेशन की स्कॉलरशिप में हो रही ताखीर का मामला दिखाया था, जिसके बाद वजारत की नींद टूटी, लेकिन तालिबात को उनका हक मिल पाया है। लोगों ने इस पूरे मामले पर ईटीवी का शुक्रिया अदा किया। ईटीवी लगातार इसको अपने खबरों में चलाती रही। ख़ास तौर से जो इनका एक अच्छा प्रोग्राम मुझे लगा, अधूरे ख्वाब। जगदीश चंद्रा जी के नेतृत्व में ये जो अधूरे ख्वाब, चाहे वो ईटीवी बिहार है, यूपी है, राजस्थान है, हरियाणा है, इस पे जो ख़ास तौर से अधूरे ख्वाब चला के माइनॉरिटीज़ की समस्या को गहराई से बताना और उसका सॉल्यूशन दिखाने का जो ईटीवी ने काम किया है, ये सराहनीय है, काबिल तारीफ़ है। और इसी का नतीजा है कि जो ईटीवी ने अधूरे ख्वाब के ज़रिए दबाव बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रातों रात, जो 4-5 महीने देर हो गई थी स्कीम, इन्होंने लगभग 65 करोड़ की स्कॉलरशिप 48,000 बच्चियों की परसों रिलीज़ कर दी। और हमें बड़ी खुशी है, गार्जियन भी बहुत खुश हैं। और हम चाहते हैं कि आगे भी ईटीवी के साथ मिलकर मिशन तालीम पिछड़े समाज में दबे कुचले और माइनॉरिटीज़ की समस्या को उठाए और उनके सॉल्यूशंस के लिए काम करे। चलिए बात एक बड़े खुलासे की करेंगे। दिल्ली में ताक जुफ्त से बचने के लिए गुज़िश्ता मरतबा सीएनजी स्टिकर मुबैना तौर पर ब्लैक किए जाने का मामला सामने आया। और इस बार कुछ ऐसी गाड़ियां सामने आ रही हैं जिनके नंबर प्लेट के आखिरी नंबर को बदला जा रहा है। यानी ऑड के दिन में आखिरी अदद को ऑड और इवन के दिन इवन करने का सिलसिला चल पड़ा है। और दिल्ली सरकार इससे अनजान है। ऑड इवन के लिए तश्कील करदा जांच कमेटियों की नजर में अब तक इस तरह का मामला नहीं आ सका है, जबकि दिल्ली की सड़कों पर सरकार की आंखों में धूल झोंककर नंबर प्लेट बदलने का गैर कानूनी तरीका जारी है। यानी एक गाड़ी के पास 2 नंबर प्लेट। ऐसे ही एक ताक नंबर की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर ईटीवी नुमाइंदे को बताया कि जुफ्त के दिन वो अपनी गाड़ी के आखिरी अदद को जुफ्त ताक कर लेता है। दिल्ली में ऑड इवन का आज 13वां दिन है और दिल्ली में ये कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं, हम अभी आईटीओ चौक पर हैं। यहाँ पर गाड़ियों की जो तादाद पहले हुआ करती थी
वो अब नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं ट्रैफिक में कमी महसूस की जा रही है। लेकिन वहीं लोग जो इसको लेकर के अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, वहीं एक बड़ा ताज्जुब खेज तरीका अपनाया गया है। उसमें यह है कि नंबर प्लेट चेंज किए जा रहे हैं। नंबर प्लेट चेंज करने का सिंपल सा तरीका है, आखिरी का जो अंक है उसको एक कम या एक ज़्यादा कर दिया जाता है। कई ऐसी गाड़ियां हमारे जानने में आई जो जिनके नंबर प्लेट बदले गए हैं, और नंबर प्लेट बदल करके ऑड के दिन में ऑड कर दिया जाता है, इवन के दिन में इवन कर दिया जाता है। इस तरह से ये कह सकते हैं कि जिस तरह से पिछली बार सीएनजी स्टिकर्स ब्लैक किए जा रहे थे, तो उस पर सरकार सख्त हुई और कदम उठाने और जांच बैठाने की बात की थी। तो लेकिन उसके बाद जो लोगों ने तरीका अपनाया है वो कहीं ना कहीं नंबर के आखिरी अंक चेंज करने का। तो सरकार को अपने इस फार्मूले को कामयाब करने के लिए इस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, और जो गाड़ियां हैं उसकी सही से चेकिंग की जानी बहुत ज़रूरी है। दिल्ली से ईटीवी के लिए कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं तशामुल हसन। दिल्ली वक्फ बोर्ड तकरीबन 54 साल से काम करने के बावजूद जायदादों पर नाजायज कब्जे को नहीं रोक सकता। नतीजतन आज दिल्ली वक्फ बोर्ड की सैकड़ों जायदादों पर मुकदमे चल रहे हैं और दर्जनों पर डीडीए और दीगर का कब्जा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के काम करने की रफ्तार का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वक्फ बोर्ड की वेबसाइट आज बाजाब्ता तौर पर लॉन्च की गई और अब इस वेबसाइट पर जायदाद की तफसीलात, किराएदारों की तफसीलात, किराया न देने वालों की तफसीलात, आमदनी और खर्च वगैरह की तफसीलात डाली जाएंगी। पेश है ईटीवी नुमाइंदे एहतशामुल हसन से चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड अमानतुल्लाह खान की यह खास बातचीत। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने आज अपने वेबसाइट का बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च किया। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड अमानतुल्लाह खान साहब। इससे पहले क्या वक्फ बोर्ड के पास कोई वेबसाइट नहीं था? जो वेबसाइट था वो 2-3 पेज का था, उस पर सारी डिटेल नहीं थी। अब हमने नए सिरे से एक नई वेबसाइट बनाई है जिसमें दिल्ली की 1977 प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड है, जिसमें हम तमाम रिकॉर्ड इसमें डालेंगे। जितना हमारा किराएदारी होगी, टोटल इनकम, वो भी हम इसमें डालेंगे। जो किराया देगा वो भी इसमें डालेंगे। जो हम लोग खर्च होगा वो भी इसमें डालेंगे। जो किराया नहीं देगा, जो इनक्रोचर हैं, वो भी हम इसमें डालेंगे। और जो लोग आज ये बिल्कुल पूरी तरह से हम लोग जो हैं वक्फ बोर्ड को जो है आवाम के ज़रिए रखना चाहते हैं। आज तक कोई डिटेल नहीं थी कि वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी हैं, लेकिन अब ये है। और हम गज़ट की कॉपी, सारे जितने भी गज़ट हैं 1970 प्रॉपर्टीज़ के, वो सारे के सारे हम इस पर हम लोग डालेंगे स्कैन करके। ये काम कब तक मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है? ना, 1977 प्रॉपर्टीज़ तो डाल दी है हमने, ये तो मुकम्मल हो गया है। अब हम लोग जो करंट स्टेटस है वो सारा हम पता कर रहे हैं कि हमारे पास कितनी, तकरीबन 70% प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारे कब्ज़े में, वक्फ के 30% प्रॉपर्टीज़ जो हैं डीडीए या दूसरी एजेंसीज़ ने हमारी कब्ज़ा कर रखी हैं। तो हम उनका भी अब जो है स्टेटस हम पता कर रहे हैं कि करंट स्टेटस क्या है, और जिस तरह से भी होगा उनको भी हम खाली कराएंगे। अभी तक तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं था हमारे पास में। दिल्ली वक्फ स्कूल के काम की भी बात कर रहे थे आप, तो उसमें कहाँ तक प्रोसेस पहुंचा और स्कूल का क्या नाम रखेंगे आप? आज हमने हमारे बोर्ड ने आज 4 रेजोल्यूशन पास हमने किए हैं। उसमें एक ये है कि हम 5 स्किल डेवलपमेंट सेंटर हम लोग बहुत जल्द हम लोग खोलने जा रहे हैं, किराए की ज़मीन पर, किराया लेकर के जैसे भी। दूसरा, हम 5 एम्बुलेंस जो है हम लोग जो है चालू करने जा रहे हैं, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हैं उनके अंदर, जैसे सीलमपुर है, जामा मस्जिद है, जैसे बल्ली मारान है, ओखला है और मुस्तफ़ाबाद, इन जगहों पर। दूसरा, एक हम लोगों ने उर्दू टीचर, जो सरकारी स्कूल हैं जहाँ पर उर्दू टीचर सरकार मुहैया नहीं करा पा रही है, कुछ टेक्निकल खामियों, कुछ वजहों से, वहाँ पर हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हम लोग वो एजुकेशन डायरेक्टरेट से लिस्ट मंगा करके वहाँ पर दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है उर्दू टीचर दे, ताकि बच्चे जो है उर्दू सीख सकें। जो उर्दू मीडियम स्कूल है वहाँ आज उर्दू टीचर नहीं है, जिसकी वजह से आज बड़ा नुकसान हो रहा है उर्दू मीडियम बच्चों को। हिंदी पढ़ने पर या इंग्लिश पढ़ने पर आज वो मजबूर हैं, या संस्कृत लेने पर मजबूर हैं। बहुत शुक्रिया। तो ईटीवी के लिए कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं तशामुल हसन। तो चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के उस पार भी दिल्ली मेट्रो से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ हाजिर होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात दिल्ली में उर्दू के साथ हो रही नाइंसाफी की करेंगे। दिल्ली के
मुसलमानों की ज़बान कहने वाले लोग इस ज़बान की न तो तारीख को जानते हैं और ना ही इसकी तहजीब से वाकिफ़ हैं। ये कहना है उर्दू के मारूफ अदीब डॉक्टर नरेश का। डॉक्टर नरेश से हमारे दहली नुमाइंदे शुएब रजा ने खास बातचीत की। आज के दौर में उर्दू ज़बान की मुश्किल ये है कि इसको एक ख़ास मज़हब से जोड़कर देखा जाता है, जबकि इस ज़बान के चाहने वाले तमाम मज़हबों में हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर नरेश जी मौजूद है। उर्दू अदब का एक बड़ा नाम है। डॉक्टर नरेश, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जब किस तरह से आप देखते हैं कि इस ज़बान को एक ख़ास मज़हब से जोड़ दिया जाता है, जबकि हम देखते हैं कि किसी भी मज़हब के लोग रहे हो, इस ज़बान के चाहने वाले हर जगह है। ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। पहली बात तो ये, किसी मुसलमान ने कभी दावा ही नहीं किया कि ये हमारी ज़बान है। न मौलाना आज़ाद ने कभी कहा, न रफ़ी अहमद क़िदवाई ने कहा, न मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, न सिकंदर हयात खान ने, किसी ने नहीं कहा। दूसरी ये कि प्रेमचंद की, कृष्णचंद्र की, राजेंद्र सिंह बेदी की या डॉक्टर नरेश की ज़बान या फिराक गोरखपुरी की ज़बान मुसलमानों की ज़बान कैसे हो सकती है? हम तो मुसलमान नहीं हैं। उर्दू असल में एक ज़बान नहीं, एक तहज़ीब का नाम है, और उस तहज़ीब को हम गंगा जमनी कल्चर कहते हैं। ये गंगा जमनी कल्चर जो है वो मुख्तलिफ़ कौमों के, हमारी कौम के साथ, हिंदुस्तानियों के साथ मिलने से पैदा हुआ था। और उर्दू तो पैदा ही इसलिए हुई थी कि ईरान से, अरब से, तुर्की से, अफ़गानिस्तान से आने वाले लोग हमारे साथ गुफ्तगू कर सकें और हमारे साथ रहना सीख लें। तो वो ज़रिया बनी गुफ्तगू का हमारे और उनके दरमियान। तो ये तो ज़बान कौमों को जोड़ने वाली, दिलों को जोड़ने वाली ज़बान है। इस ज़बान के साथ जुल्म ये हुआ है कि इसको नज़रअंदाज कर दिया गया आज़ादी के बाद से, और आज तक ये नज़रअंदाज ही पड़ी है। बिल्कुल, शुक्रिया बात करने के लिए। तो यकीनन स्कूलों में शुरू करना होगा, तब जाकर ये ज़बान ज़िंदा रह सकती है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि भले ही कितनी भी बातें की जाए उर्दू को लेकर, लेकिन हुकूमतें जो है वो सिर्फ दावे करती नज़र आती है। संजीदगी के साथ इस ज़बान के लिए काम नहीं किया जाता। कैमरामैन हरीश के साथ ईटीवी न्यूज़ के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा। ईटीवी न्यूज़ नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र के खास प्रोग्राम द जेसी शो में योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए कभी कोई ज़ाती फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, जबकि प्रियंका गांधी उनकी हामी हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने द जेसी शो में कहा कि वो रिश्तों का कभी जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने कहा कि उनके कई सारे मामले अदालत में हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसको सुलझाने के लिए ताल्लुकात का कोई फायदा नहीं उठाया। आपने कहा वेंडेटा किया था, बहुत केसेस किए थे, सब सुलट गए ज्यादातर। ना कोई नहीं सुलटा, और हमने कोई कभी मोदी जी से एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारे केस सुलटा दो। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कई बार उनसे मैं मिला हूँ, फोन पर भी बात होती है। मैं कभी नहीं बोलता कि हमारे केस सुलटा दो। हमारे केस तो कोर्ट में जैसे होंगे सुलटा लेंगे। वहीं बाबा ने राहुल गांधी की तारीफ में कहा कि राहुल हमेशा तहम्मुल और काबिल एहतराम ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी की भी तारीफ की। प्रियंका मेरे फेवर की है, क्योंकि उस लड़की में जो भी जेनेटिक उसका स्ट्रक्चर में हिंदुस्तानियत कुछ ज्यादा है। मैं मतलब राहुल की बात करूँ तो जो है वो हल्की, मतलब जुबान से कभी भी बहुत ज्यादा हल्का नहीं बोलता है, 99%। योग गुरु बाबा रामदेव ने मुल्क और सियासत पर बेबाकी से अपनी राय रखी, जो कि बेहद दिलचस्प है। लिहाजा द जेसी शो में देखिए ईटीवी न्यूज़ नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र के साथ बाबा रामदेव की पूरी बातचीत। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार दिल्ली मेट्रो का खास सेगमेंट देखिए, आपकी दिल्ली। तो चलिए ब्रेक के बाद दिल्ली मेट्रो में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में उर्दू के साथ नाइंसाफी हो रही है। स्कूलों में उर्दू पढ़ रहे बच्चों को दूसरी जबान पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि आज जमुनापार के कई इलाकों से इस शिकायत को लेकर लोग तालीम अफसर के दफ्तर पहुंचे और इस मामले में कार्रवाई का मुतालबा किया। दिल्ली के जमुनापार इलाके में ऐसे कई सरकारी स्कूल हैं जहां उर्दू पढ़ने वालों की तादाद सैकड़ों में है, लेकिन इनको दूसरी जबान पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये इल्जाम इनके वालिदैन ने लगाया और वो इसकी शिकायत करने तालीम अफसर के पास भी पहुंचे। लोगों ने इल्जाम लगाया कि वो कई बार इस सिलसिले में बात कर चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। खासतौर पर खजूरी खास का इस्तेमाल इस मामले में सबसे आगे है। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन नॉर्थ ईस्ट से मुलाकात किया, लेकिन इत्तेफाक से वो नहीं मिले। जोन 4 की मैडम से का बात की, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, उन्होंने तसल्ली बख्श हमें जवाब दिया कि हम एसएमसी की मीटिंग करके हम प्रिंसिपल को बुला करके उससे बात करके इंशाल्लाह वहाँ पे 9th में उर्दू की शुरुआत कर दी जाएगी। क्यों हो रहा है कि दिल्ली के बीच ऐसा इसलिए हो रहा है कि उर्दू को ख़त्म करना, संस्कृत को बढ़ावा देना। उनका जो पोस्ट फिक्सेशन सेल है, अगर ये बच्चे मेरे 9th में स्टैंड बढ़ती है तो वो एक उनका पोस्ट खत्म हो जाता है संस्कृत का। ये उर्दू के साथ साजिश है। इस मामले में खजूरी खास में मौजूद सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल कहते हैं कि हम उर्दू के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इतने बरसों से कोशिश अंजाम तक क्यों नहीं पहुंची, इसका जवाब किसी के पास नहीं। मैं अभी DU SOL से ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर कर रही हूँ। प्लस 2 में उर्दू में कितने मार्क्स था? मैंने 90% हासिल किए थे ओवरऑल और उर्दू में 90 मार्क्स। क्या आगे करना चाहती थी? उर्दू से क्यों पढ़ाई की आपने? मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मैं उर्दू ऑनर्स करूं और उर्दू राइटर बनूं। तो चलिए अब बात करेंगे हमारी खास पेशकश आपकी दिल्ली। नाजरीन, आज हम अपने खास सिलसिले यानी आपके दिल्ली के तहत आपको रोशनास कराएंगे महरौली के इलाके से। तो आइए चलते हैं अपनी टीम के साथ महरौली और जानते हैं यहाँ के अहवाल। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। आपकी दिल्ली की खास पेशकश में आपका खैर मकदम है। आज हमारा कारवां महरौली पहुंच गया है। महरौली विधानसभा को समझने के लिए, जानने के लिए और यहाँ की चीज़ों की सच्चाई तक बताने के लिए हम यहाँ पहुँच गए हैं। महरौली विधानसभा का अलग मर्तबा है, क्योंकि यहाँ इसी विधानसभा में कुतुब मीनार भी है, इसी विधानसभा में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी है। इसके अलावा यहाँ के राजनीतिक हलके भी अलग अलग तरीके से माने जाते हैं। यहाँ के विधायक मंत्री बनते हैं तो यहाँ के विधायक MP भी बनते हैं। आखिर आपकी जो 1 साल की सरकार है वो कहती है कि उसने महरौली में बहुत सारे काम किए हैं। इन तमाम कामों की तस्दीक करने के लिए ETV की टीम पहुँच गई है महरौली विधानसभा। तो आइए सीधे आपको लिए चलते हैं महरौली विधानसभा और जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है, जिसने जो कहा है वो क्या पूरा कर पाई है। हम महरौली विधानसभा में हैं और यहाँ की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ के लोग कितने आराम से रह रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ये कहती है कि 1 साल में बहुत सारी चीज़ें करी हैं उन्होंने, बहुत सारे काम किए हैं उन्होंने, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। हम बारी बारी सबसे पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि जहाँ ये लोग रहते हैं उनका रहन सहन, रहर गुजर किस तरीके से कट रहा है, किस तरीके से वो लोग रह रहे हैं। सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, कैसे रह रहे हैं आप यहाँ पे? कितनी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बदबू आती है, बैठा नहीं जाता यहाँ पे, दिक्कत यही है। सरकार की चौखट है, इसकी चौखट पे जो भी मेहमान आता है मुंह हाथ दाग के बनाता है और सही से आता नहीं, जो भी देखता है ऐसे लगा लेता मुंह। क्या बोले, दिक्कत ही दिक्कत है। कितने साल से यहाँ रहती हैं? यहाँ तो मेरे को हो गया 55 साल। 55 साल से हो गए हैं जी। हाँ, उसी तरीके से ये नाला देखते चले आ रहे हैं हम। तो कोई सुविधा नहीं करी इस नाले के बारे में कि कभी सफाई हो जाए। बारिश आती है उस टाइम पे ये कूड़ा बहता है नाले के अंदर, बारिश में चला जाता है। बाकी कोई सफाई करने के लिए कभी कभार आ गया तो आ गया, ना कोई आता ही नहीं है। यहाँ के विधायक जी, यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं, जो नुमाइंदे लोग हैं यहाँ के, वो कभी आते हैं? चक्कर लगा के चले जाते हैं, कहते करा देंगे सफाई, फिर गोल हो जाते हैं सारे, कोई आता ही नहीं पलट के। साफ तौर पे लोग कह रहे हैं कि मजबूरी में बैठे हुए। कुछ किस तरह की दिक्कत होगी? बहुत दिक्कत होती है, पानी अंदर घुस जाता है, इतना पानी हो जाता है, तैरने लग जाते हैं इंसान, क्या करें। इतना परेशानी होती, पूरा पानी एकदम आ जाता है, दुकानों में भर जाती है पानी। इतना परेशानी है यहाँ, कभी ना कोई सफाई होती है ना कुछ होता है। कोई पूछने वाला नहीं है? कोई ही आता नहीं है, आएगा जब भी तो पूछेगा, कोई करता ही नहीं है कुछ।
कोई देखने वाला नहीं है। चाचा, आप लोगों को कोई देखने, पूछने, जांचने वाला नहीं है आप लोग के लिए? ऐसा है जी, कोई देखता नहीं है यहाँ। यहाँ तो समझ लीजिए कि पानी भर जाता है। जो विधायक है वो जो है ना, बस। तो विधायक जी कभी आते नहीं है? आपके नुमाइंदे कभी आते हैं, देख के चले जाते हैं, क्या कर सकते हैं ये लोग। आते हैं, देख के चले जाते हैं। साफ तौर पे समझने वाली बात है कि ये लोग कह रहे हैं कि जो आते हैं, देखते हैं और देखकर चले जाते हैं। हम सीधे इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर 1 साल पहले जब ये आए थे तब कैसी थी दिल्ली, और 1 साल बाद जब ये दिल्ली के महरौली में आए हैं तब कैसा है। सीधे इनसे पूछ लेते हैं। आप तो हर साल आते हैं, कितने साल से आते हैं आप लोग? वो 10 साल से आ रहे हैं। 10 साल से आ रहे हैं। ये बताइए कि 1 साल पहले जब आप आए थे तब कैसी थी दिल्ली और अब कैसी है दिल्ली? पहले से थोड़ा अच्छा है, लेकिन अभी भी अच्छा होना चाहिए। अभी कर सकते थे, उन्होंने ज़्यादा अच्छा कर सकते थे, लेकिन बहुत तकलीफ है। ट्रैफिक में बहुत तकलीफ है, गाड़ी में जिधर आने जाने में तकलीफ है। तो क्लीननेस अभी भी होना। सफाई नहीं हो रही है, सफाई नहीं हो रही है। सफाई नहीं हो रही है। हमारे हिसाब से बहुत तरीके होना था, अभी उतना तो नहीं हुआ है। एक तरफ प्रधानमंत्री भी कहते हैं, मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि स्वच्छता अभियान अपनाने की ज़रूरत है, सफाई रखने की ज़रूरत है, साफ सफाई से बेहतर होगा। लेकिन आप साफ सफाई को समझने के लिए हम सीधे चले आए वहाँ जहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके की साफ सफाई यहाँ रखी गई है। वहाँ दुर्गंध जाती होगी, लोग मजबूर हैं रहने के लिए। लेकिन अगर यहाँ सफाई की बात कर लें, यहाँ की, आप यहाँ से डेली गुजरती होंगी, यहाँ किस तरह की परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है? मतलब एक तो ये कूड़ा बाहर फैला रहता है, ये जो जानवर हैं ये भी रास्ते में आते रहते हैं हमारे यहाँ से। इस तरह की दिक्कतें हमेशा आती है और बारिश में तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। परेशानी ये है जी, जब यहाँ पानी भर जाता है तो बहुत ज़्यादा कीचड़ ऐसी हो जाती है, नरक से भी ज़्यादा, नरक से भी ज़्यादा बदतर। और यहाँ कोई मतलब नुमाइंदा आपका नहीं आता है? कोई आता नहीं है साफ सफाई? नुमाइंदे तो बहुत आते हैं जी, ये ठेका भी दे रखा है इन्होंने रद्दी वालों का, वही करते हैं, बाकी नुमाइंदे तो दिखाई देते नहीं। कॉर्पोरेशन वाले इस चीज़ को देखते ही नहीं है कि इतनी गंदगी है, लोगों को इतनी आने जाने में दिक्कत होती है, ऊपर से खाना डाल देते हैं, गाय खड़ी होती हैं, यहाँ पे रास्ता जाम हो जाता है। तो इस चीज़ का सलूशन तो निकलना चाहिए ना। परेशानी बहुत होती है आप लोग को रेगुलर यहाँ पे। लेकिन परेशानी तो आप सबको भी बिल्कुल सेम टू सेम ही है, सेम है भैया। आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, स्मेल आती है। भाई मुझे 60 साल हो गए इस परेशानी से। ये सामने मेरा घर है जी, बाकी ये हटने में नहीं आ रहा। ये सफाई होने का नहीं है, बस कुछ नहीं हो रहा जी, और पक्का और बन गया। तो जो लोग आते हैं वो कुछ करते नहीं? आपके नुमाइंदे जो हैं जिनको आप चुन के भेजते हैं वो कभी? ना वो जब तक वोट नहीं मिलेगा जब तक तो आशीर्वाद दे दो जी, वोट लेने के बाद फिर उन्हें फुर्सत नहीं है। दिक्कतें तो हमेशा रहती है, लोग वैसे ही खुद कूड़ा फेंकेंगे तो दिक्कत तो होगी। बाकी बचपन से ऐसे ही देखते आ रहे हैं। आप शुरू से देखते आ रही हैं? बचपन से ही ऐसे ही होता है, इतना बड़ा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। ये एमसीडी का हाल है। और कभी वो साफ सफाई नहीं होती है? होती है, रेगुलर नहीं होती। जानवर भी यहाँ रहते हैं? बहुत बुरा हाल है जानवरों का, आप देख सकते हो। मोदी जी इतना स्पीच देते हैं, गाय का कितना बुरा हाल है। हमने आज आपको रूबरू कराया महरौली विधानसभा की तमाम परेशानियों से। वहाँ के लोग परेशान हाल हैं। लोग कह रहे हैं कि परेशानियों का अंबार इतना कि अगर गिनने लगे तो दिन से रात हो जाए। लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे नुमाइंदे सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं, चुनाव के बाद उनकी शकल को मुहाल हो जाते हैं लोग। लेकिन सोचना ये है कि अगर यही हालात रहे तो फिर चुनाव 5 साल के बाद होने हैं, फिर उन नुमाइंदों का क्या होगा जो आज शकल नहीं दिखा रहे हैं। कैमरामैन मुनमुन के साथ आशिफ इकबाल, ETV न्यूज़, दिल्ली।